हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये है 30th थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और आज बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरे के बारे में। एरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। तो आज डिस्कस करेंगे एरे को कंप्लीट विद एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के 2 से 3 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद ये सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे HTML में आई थिंक 2 से 3 क्लास लग जाएंगी कंप्लीट करने में। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम मल्टीमीडिया, देन नेटवर्किंग, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्कस करेंगे। इतना ही आपका सिलेबस है। इसके बाद हमारा पूरा कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है पहले वीक दिसंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसी हिंदी में भी करेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश और मैथ्स के भी आपके साथ लेकर आऊँ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स और इंग्लिश को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अप्रोच करने का सोच रही हूँ, जल्दी इंप्लीमेंट करूँगी। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, जो है एरेज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का मेन टॉपिक एरेज। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड एक वीडियो क्लास बनाई थी। उसके अंदर मैंने एरेज से पहले सभी टॉपिक्स पर बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, उनकी क्लास बनाई है। अब ज़रूर से वो क्लास देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगी वो क्लास। उस क्लास का लिंक गिवन है ऊपर आई बटन में, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो। ठीक है, तो यहाँ बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे एरेज के बारे में। तो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, एरे बेसिकली होता क्या है? एरे इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर अ फिक्स्ड साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे समझना है डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एरे बेसिकली क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे जो आपका डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वे, जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर वे है, बाय यूजिंग वी कैन ऑर्गेनाइज डेटा इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो किस तरीके से हम डेटा को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करें ताकि बाद में हम उसे आराम से एक्सेस या फिर यूज़ कर पाए, तो इसे बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो काफ़ी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एरे भी एक टाइप ऑफ क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है, जो सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। क्लियर हो गया? अब देखो ये बेसिकली करता क्या? ये स्टोर करता है डेटा को ऑब्वियसली, लेकिन डेटा कैसा? फिक्स्ड साइज का डेटा। मतलब यहाँ पर आपको साइज बताना पड़ेगा कि कितना साइज का डेटा आपको स्टोर करवाना है। दूसरी बात, यहाँ पे डेटा सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होगा। मतलब यहाँ पे एक के बाद एक डेटा स्टोर होगा सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो सेम टाइप का होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। तो बेसिकली हम एरे से एक वेरिएबल ही बना पाते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल से आपको और क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। किस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और इसका फ़ायदा क्या, ये भी समझना भी। ठीक है, देखो यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा का टाइप, इसके बाद एरे का नाम, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, नोट कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज आएगा, एंड देन सेमी कॉलन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे है फ्लोट, मार्क, और साइज क्या है 5। तो फ्लोट क्या है? डेटा का टाइप हो गया, मार्क इस एरे का नाम हो गया, और 5 इसका साइज है। Here we declared an array मार्क नाम का ये एक एरे बन गया। ठीक है, जो एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है। मतलब इसके अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर होगी वो सारी कैसी होगी? फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यूज होंगी। ठीक है, और इसका साइज कितना है? 5 साइज है, मीनिंग इट कैन होल्ड 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे एरे का फ़ायदा क्या है, हमने एरे का इस्तेमाल करना क्यों शुरू किया? अगर मान लो मुझे
5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, तो मुझे इसके लिए अलग अलग 5 वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे फ्लोट टाइप के, जो इन वैल्यूज़ को स्टोर करवा ले। एग्जाम्पल की बात करूँ, देखो यहाँ पे समझना, अगर मान लो मेरा टास्क है कि मुझे 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी यहाँ पे फ्लोट, ठीक है, वेरिएबल 1 बना दिया मैंने यहाँ पे, सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल 2 बना दिया मैंने यहाँ पे, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 बना दिया, 4 बना दिया, एंड यहाँ मैंने 5 बना दिया, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना है तो मुझे अलग से 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, मेमोरी वेस्ट होती है, ठीक है, इससे होती है मेमोरी वेस्ट। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपली सा हमने क्या किया, एक एरे बना दिया जो 5 सेम टाइप मतलब फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सके, ठीक है। तो इससे हमारा कोड भी अच्छा लगता है, देखने में छोटा हो जाता है और इफेक्टिव भी होता है, इजीली आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है एरे का। अब देखो, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द साइज एंड टाइप ऑफ एन एरे कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज़ डिक्लेयर्ड। तो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो यहाँ लिखा है, अगर एक बार आपने साइज बना दिया तो वो साइज आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड साइज होता है। क्या होता है, फिक्स्ड साइज, यू कैन नॉट चेंज द साइज, ठीक है। इसके अलावा जो टाइप है एरे का वो भी चेंज नहीं होगा। अगर ये फ्लोट टाइप का मतलब इसके अंदर सभी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगी। अगर ये इंट का होता तो यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर पाती, अगर ये कैर का होता तो इसमें सभी कैरेक्टर्स वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो साइज और टाइप ऑफ एरे चेंज नहीं होता। अब देखो, इस तरीके से हमारा एरे दिखता है। जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। कलर कर लेते हैं चेंज। देखो यहाँ देखो, ये हमारा एरे है जिसका साइज क्या है 5 है, मान लो ये मार्क एरे है। अब देखो यहाँ पर ये आपका पहला ब्लॉक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पर 5 अलग अलग ब्लॉक्स है जिसके अंदर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। बट यहाँ पे जो एरे के इंडेक्स होते हैं ना, जो इन ब्लॉक्स को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, वो स्टार्ट होंगे 0 से। मतलब यहाँ पे साइज तो 5 ही है, लेकिन जो इंडेक्स है वो होगा स्टार्ट 0 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एरे का इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, 0 से, 1 से, -1 या फिर 2 से। तो हमेशा एरे का इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। तो ये क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साफ साफ, तो देखो यहाँ पे देखो, ये है आपका मार्क 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया 5.7, यह है 5.7, ये 5 है, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया 3.9, यहाँ मैंने कर दिया 0.6, यहाँ मैंने कर दिया 4.1 और यहाँ कर दिया मैंने 6.2। तो इस तरीके से मैंने 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर दिया, लेकिन जो इसका इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। तो 5.7 बेसिकली क्या है, मार्क 0 की वैल्यू है, ठीक है। मार्क 1 की वैल्यू क्या है, मार्क 1 की वैल्यू क्या है 3.9, ऐसी मार्क 2 की वैल्यू क्या है 0.6, मार्क 3 की 4.1, मार्क 4 की 6.2। क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे एक्सेस एरे एलिमेंट्स, तो यहाँ मैंने बताना है, देखो ये चीज़ किस तरीके से हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एरे बाय इंडेक्सेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब मैंने एक्सेस करने का, मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दी ये चीज़। देखो एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एरे का नाम और ब्रैकेट में वो इंडेक्स, ठीक है। सपोज यू डिक्लेयर्ड एन एरे मार्क एज अबव, ठीक है। तो आप मार्क एरे का एग्जाम्पल लेके चलो यहाँ पर। द फर्स्ट एलिमेंट इज मार्क 0, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 एंड मार्क 4, ठीक है। इंडेक्स होते हैं हमारे 0 से 1, 2, 3 एंड 4। साइज 5 ही है, लेकिन इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा मार्क 0, सेकेंड एलिमेंट मार्क 1 एंड सो ऑन। अब एक पॉइंट यहाँ समझो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देते हैं। देखो यहाँ पर है
मार्क 0 इज इक्वल टू 0 मार्क, मतलब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ मैंने 5.7 स्टोर किया था, 5.7 मैंने यहाँ पर स्टोर किया था, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे मार्क 0 की वैल्यू चेंज करनी है, मार्क 0 की वैल्यू मतलब मैं चाहती हूँ कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे मैं चेंज कर दूँ, तो अगर मैं मार्क 0 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दूँ 6.1 लिख दूँ सेमीकोलन, तो ये चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्क एरे में 0 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब यहाँ पे हो जाएगा 6.1, ये ठीक है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0 और ब्रैकेट के अंदर मार्क लिखूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और फिर कर दूँ 6.1, तो क्या ये ठीक है? ये भी ठीक है। तो ये दोनों ही सिंटेक्स ठीक होते हैं। हम इंडेक्स को बाहर लिख सकते हैं और एरे के नाम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपको ये ना देकर ये देंगे तो वो गलत नहीं होगा, इसे याद रख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये कुछ की नोट्स है एरे के रिगार्डिंग, देखो यहाँ पे समझना। एरेज हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो एरे का पहला इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ना कि 1 से। इन दिस एग्जाम्पल मार्क 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इफ द साइज ऑफ एन एरे इज n, to access the last element the n-1 index is used. in this example mark 4, बिल्कुल ठीक बात है। देखो अगर आपके एरे का साइज n है, जैसे हमारे केस में जो साइज था एरे का वो क्या था, 5 था। हमने 5 साइज डिक्लेयर किया था इस टाइप से, फ्लोट मार्क 5, ठीक है। तो 5 इसका साइज है, लेकिन अगर मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स कौन सा यूज करूंगी, n-1, मतलब 5-1, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे एरे के नाम के साथ इंडेक्स यूज करना पड़ेगा n-1, मतलब 5-1 तो 4। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट के लिए मुझे मार्क 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मार्क 0 इज 2120D। अब देखो ये जो आपका एरे है इसे मेमोरी में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, तो मेमोरी में जगह जो मिलेगी ना इसको, वो मिलेगी सिक्वेंशियल वे में। आपको बताया था मैंने यहाँ पे कि सिक्वेंशियल कलेक्शन होता है डेटा टाइप्स का, ठीक है। देखो यहाँ पे तो बेसिकली ये क्या है, देखो यहाँ पे अलग अलग फ्लोट वेरिएबल के टाइप ना बना के मैं सभी टाइप्स को इसी में डाल रही हूँ, मतलब ये सेम टाइप के वैल्यूज का एक कलेक्शन है, तो हुआ ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेमोरी में क्या होगा, हर एक ब्लॉक को एक एड्रेस मिलेगा, बिकॉज मेमोरी में हमारा एरे स्टोर होगा तो मेमोरी का एड्रेस तो एलोकेट होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो मार्क 0 है इसको मेमोरी में एड्रेस क्या मिला, 2120D। क्या मिला, 2120D। तो इसके बाद जो मार्क 1 होगा उसको क्या एड्रेस मिलेगा, उसे मिलेगा 2124, ठीक है। इसके बाद जो आपका इसे मिलेगा 2124D। ये कोई रैंडम मैंने एड्रेस लिख दिया है, ऐसी एड्रेस रैंडमली होते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान जो देना आपको बताती हूँ। देखो यहाँ हमने सपोज ही किया है, इसके बाद जो मार्क 2 होगा उसको मिलेगा 2128D। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2132D, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2136D, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट क्या करना है, नोट ये करना है कि देखो आप जानते हो कि फ्लोट का साइज क्या होता है, मेमोरी में 4 बाइट्स होता है। आप जानते हो, आपको पढ़ाया मैंने कि फ्लोट का मेमोरी में साइज 4 बाइट होता है। तो देखो जो पहला वाला एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा इस वाले ब्लॉक के अंदर, वो लेगा एड्रेस 2120D। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होगा उसका जो एड्रेस है वो है 2124। तो यहाँ पे देखो 20 के बाद यहाँ पे 4 बाइट्स ऐड हो गए तो 24 हो गया, इसके बाद 4 बाइट्स तो 28 हो गया, फिर 4 बाइट्स 32, 4 बाइट्स 36। इसका मतलब कि सीक्वेंस में इनको एड्रेस अलॉट करेंगे। तो यही बात यहाँ पे डिफाइन करी गई थी कि ये सिक्वेंशियल कलेक्शन है, मतलब सारे एलिमेंट सीक्वेंस में ही स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। इसीलिए इनका एड्रेस भी आप देख पा रहे हो, सब में 4-4 बाइट्स का गैप है। अगर ये इन टाइप का एरे होता तो यहाँ पे 2-2 बाइट्स का गैप आता एड्रेस के अंदर। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले पॉइंट के, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे।
अब बात करेंगे एरेज के अंदर वैल्यूज कैसे डाली जाती है, ठीक है। तो किस तरीके से हमें सिंटेक्स ध्यान रखना है इनिशियलाइज करने के लिए। तो हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, देखो इट इज़ पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो डिक्लेयर करते टाइम पर ही आप इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को। देखो यहाँ पर जो हमने किया था फ्लोट मार्क 5, यह है एरे का डिक्लेरेशन। यहाँ हमने बस डिक्लेयर किया है कि हम मार्क नाम का एरे बनाएंगे जिसका साइज 5 होगा और जो फ्लोट टाइप का होगा, लेकिन यहाँ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं किया। बट आप डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैंने लिखा इंट मार्क 5 इक्वल टू, अब देखो इसके लिए आपको करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अंदर मैंने 10, 19, 8, 17 और 9, तो 5 वैल्यू मैंने इसके अंदर रख दी। 5 एलिमेंट्स बोलो या वैल्यू बोलो सेम बात है। इसके बाद बंद किया करली ब्रेसेस को और इसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। तो मेमोरी में क्या हो जाएगा, मेमोरी के अंदर मार्क 0, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 हर एलिमेंट को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट है, हर ब्लॉक में वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो इनिशियलाइज एन एरे लाइक दिस। तो इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब देखो यहीं पर आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जामिनर, यहाँ पे आपको ऐसे दे देंगे और पूछेंगे क्या ये राइट सिंटेक्स है एरे को इनिशियलाइज करने का। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, देखो यहाँ पर है इंट मार्क और यहाँ साइज मिसिंग है। सब कुछ सेम है यहाँ पर, बट यहाँ पर साइज मिसिंग है। तो क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे, देखो हेयर वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द साइज, हमने यहाँ पे साइज स्पेसिफाई नहीं किया। However, the compiler knows its size is 5 as we are initializing it with 5 elements. अगर आप यहाँ पे साइज ना बताओ और सामने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दो तो भी कंपाइलर ये चीज़ पता कर लेता है कि इस एरे का साइज 5 होगा, क्योंकि इसके अंदर 5 ही वैल्यू स्टोर होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है तो इसका साइज 5 ही होगा। तो ये चीज़ कंपाइलर खुद से ही पता लगा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क 0 के अंदर आ गया 19, मार्क 1 में 10, मार्क 2 में 8, मार्क 3 में 17, मार्क 4 में 9। अब देखो अगर आपसे ये पूछ ले कि मार्क 5 में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे मार्क 4 में 9 है तो मार्क 5 में क्या आएगा, तो मार्क 5 में कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, मतलब कोई भी रैंडम गार्बेज वैल्यू इसके अंदर आएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे एरे के अंदर है ही नहीं। हमारा एरे तो 5 एलिमेंट्स को भी स्टोर कर सकता है ना यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो हो चुके हैं, तो मार्क 5 तो बनेगा ही नहीं ना, ये तो कोई ब्लॉक ही नहीं होगा। तो इस केस में अगर आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहोगे स्क्रीन पे तो वहाँ पे गार्बेज वैल्यू आपको दिखाई देगी। क्लियर हो गया। बढ़ रहे हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखो यहाँ पर चेंज वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स, किस तरीके से हम एरे एलिमेंट्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंट मार्क 5, 19, 10, 8, 17 और 9। अगर मुझे क्या करना है, थर्ड एलिमेंट को -1 एलिमेंट के साथ सेट करना है, मतलब थर्ड एलिमेंट की वैल्यू में -1 डालना है। थर्ड एलिमेंट कौन सा हुआ, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है। 5 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, लेकिन थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर इंडेक्स 2 देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है एंड ये 4 इंडेक्स पे है। तो मुझे यहाँ पर मार्क 2 इज इक्वल टू -1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस तरीके से मैं थर्ड एलिमेंट की वैल्यू 8 से -1 कर पाऊंगी, ठीक है। अगर मुझे फिफ्थ एलिमेंट की वैल्यू को 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, मार्क 4, क्योंकि लास्ट एलिमेंट के लिए आपको n-1 मतलब 4 इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। n-1 मतलब 5-1 तो 4 आ गया। तो मार्क 4 इज इक्वल टू 0, इससे मैं फिफ्थ एलिमेंट को 0 बना पाऊंगी। 9 से 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इनपुट एंड आउटपुट एरे एलिमेंट्स, किस तरीके से हम एरे एलिमेंट्स को इनपुट या आउटपुट करवा सकते हैं। तो वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इन एरे एलिमेंट। तो कैसे आप यूज़र से इनपुट ले पाएंगे और एरे के एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। देखो यहाँ पे समझना, अगर हमें कोई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टेक इनपुट एंड स्टोर इट इन थर्ड एलिमेंट, आपको यूज़र से इनपुट लेना है और उस वैल्यू को स्टोर करना है एरे के थर्ड एलिमेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्कैनएफ ब्रैकेट के अंदर %d, बिकॉज ये इन टाइप का एरे है। इसके बाद एड्रेस ऑफ मार्क 2, क्योंकि हमें थर्ड एलिमेंट के लिए
इनपुट लेना है। इस तरीके से हम इनपुट करवाएंगे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर इनपुट लेना है और स्टोर करना है ith एलिमेंट के अंदर, मतलब लास्ट एलिमेंट के अंदर, तो आप जानते हैं ith एलिमेंट के लिए हमें i-1 मतलब एक कम इंडेक्स यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड के लिए हमने 2 लिया, तो i के लिए हम i-1 लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वी कैन प्रिंट एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब किस तरीके से हम आउटपुट करवा सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनपुट लिया, अब कराएंगे आउटपुट एरे एलिमेंट्स को। तो प्रिंट अगर करना है आपको पहला एलिमेंट एरे का, तो प्रिंट एफ करते हैं आउटपुट के लिए %d और यहाँ पे मार्क 0 पहले एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। अगर थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है तो %d मार्क 2 करेंगे, और अगर ith एलिमेंट करना है तो एक कम इंडेक्स i-1 लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप scanf और printf फंक्शन का इस्तेमाल करके रिस्पेक्टिव इंडेक्स को यूज़ करके उसके एलिमेंट को इनपुट या आउटपुट करवा सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना आया हो। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अभी तक क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो और सभी के साथ मैक्सिमम शेयर करिए ताकि सबको एजुकेशन फ्रीली ईजिली मिल पाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लगाया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल है एरे के अंदर इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम है टू टेक 5 वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर देम इन एन एरे। उसके बाद प्रिंट करेंगे उन सभी एलिमेंट्स को जो एरे में स्टोर हैं। तो पहले हम यूज़र से 5 वैल्यू लेंगे और एरे में स्टोर करवाएंगे और उसके बाद उन्हीं वैल्यूज़ को आउटपुट करवा देंगे स्क्रीन पर। तो देखो यहाँ पे #include stdio.h इंट मेन इंट वैल्यूज़ 5। तो यहाँ हमने एरे बनाया इंट वैल्यूज़ 5। जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसके बाद देखो printf किया एंटर 5 इंटीजर्स। तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन पर कि एंटर 5 इंटीजर्स। अब यहाँ मुझे 5 वैल्यूज़ को क्या करना है, स्टोर करवाना है इस वैल्यूज़ नाम के एरे के अंदर। तो आप जानते हैं कि अगर हमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी होती है तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे यहाँ पर 5 बार वैल्यू को करवाना है क्या, scanf। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करा है। तो फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, फॉर इंट i = 0, i <5, i++ या फिर ++ i, ठीक है। इसके बाद इसके बॉडी के अंदर scanf करा %d एड्रेस ऑफ वैल्यूज ऑफ i। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे i की वैल्यू को नोट करो। यहाँ पे एड्रेस ऑफ वैल्यूज, पहले i की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 के अंदर आपकी वैल्यू आप स्कैनएफ कर लेंगे। उसके बाद ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी और i < 5 है चेक कर लेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू ऑफ 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यूज ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 सब में वैल्यू हम इनपुट करवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है डिस्प्लेइंग द इंटीजर्स। कैसे हम इंटीजर्स को डिस्प्ले करवाएंगे, तो इसके लिए भी हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और printf करवा लेंगे 5 बार, ठीक है। तो बार बार printf ना लिखकर हम लूप का इस्तेमाल कर लेंगे 5 बार तक, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ ऑफ i, तो यहाँ पे वैल्यूज़ ऑफ 0 आ जाएगा पहले, फिर 1, 2, 3 और 4। जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर इंडेक्सेस आते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रिटर्न 0 और प्रोग्राम हो गया बंद। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आएगा, पहले हमने 5 इंटीजर यहाँ पर इनपुट करवाए। तो मान लो हमने अपने कीबोर्ड से 1 डाला, -3, 34, 0 और 3। तो जो हमारा एरे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ये एरे। वैल्यूज़ नाम का एरे है, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ नाम का एरे है। तो ये जो है ये वैल्यूज़ ऑफ 0 है, ये वाला, ये वैल्यूज़ ऑफ 1 है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या है, वैल्यूज़ ऑफ 2 है, ये है वैल्यूज़ ऑफ 3 और लास्ट में है आपका वैल्यूज़ ऑफ 4, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा -3, इसमें आ जाएगा 34, इसमें आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा 3। तो टोटल जो साइज है वैल्यू नाम के एरे का वो कितना है, 5 है। यहाँ हमने 5 साइज बनाया था, ठीक है।
और फिर हमने इन्हीं वैल्यूज़ को स्क्रीन पर आउटपुट भी करवा लिया। क्लियर हो गया? तो हेयर वी हैव यूज्ड लूप टू टेक 5 इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र, और उसके बाद हमने उन वैल्यू को कराया स्टोर एरे के अंदर, और फिर हमने एक और लूप चला के उन्हीं एलिमेंट्स को स्क्रीन पर आउटपुट करा लिया। आई होप आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर, अब बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। अभी तक जो हमने एरे पढ़ा था वो था हमारा 1D एरे। कौन सा? 1D, मतलब इसे हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। कौन सा एरे? 1 डायमेंशनल, मतलब ये एक ही डायमेंशन रखता है। लेकिन हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे भी होते हैं, और वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फास्टली कवर करते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग वी कैन क्रिएट एरे ऑफ एरेज। ठीक है, तो बहुत सारे एरेज का हम एक एरे बना सकते हैं, और इस एरे को हम क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर फ्लोट लिखा, एक्स एरे का नाम है, और यहाँ पे 2 डायमेंशन है, एक में 3 एक में 4। तो ये क्या है? देखो यहाँ पर जो एक्स है ये है 2 डायमेंशनल एरे, यहाँ पे 2 डायमेंशनल है 2D एरे। अब ये जो 3 वाला साइज है ये आपका है रो के लिए, ठीक है, और जो ये है 4 ये है कॉलम के लिए। तो आप जानते हैं टेबल के अंदर क्या होता है? रोज और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे हमने रोज और कॉलम के लिए यहाँ पे अलग अलग साइज बना दिया। इसे बोलेंगे 2D एरे, बिकॉज यहाँ पर 2 डायमेंशंस है। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर आपको ये सिंटेक्स देकर भी पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, या फिर कितनी वैल्यू ये स्टोर कर पाएगा। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे? देखो आपको क्या देखना है, मान लो क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, 12 या फिर 24 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है 12 एलिमेंट्स। कैसे? देखो आपको सिंपली इन डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 4 कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पर 12 क्या आ गया? आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया। तो यहाँ पर रोज इनटू कॉलम करना पड़ता है। तो मतलब इस एरे के अंदर 12 एलिमेंट्स आएंगे। यू कैन थिंक द एरे एज अ टेबल विद 3 रोज एंड ईच रो हैज़ 4 कॉलम। तो आप इसे एक टेबल की तरह मान सकते हैं जिसके अंदर 3 रो होगी और हर एक रो के अंदर क्या होंगे? 4-4 कॉलम होंगे। इस टाइप से 3 रो हो गई और 4 क्या हो गए? कॉलम हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिमिलरली वी कैन डिक्लेयर अ 3 डायमेंशनल 3D एरे फॉर एग्जाम्पल दिस। अब 2D एरे के साथ साथ हम 3D एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 2D से ऊपर नहीं आएगा, हालांकि अगर आ गया तो आप समझ सकते हैं। देखो ऐसे फ्लोट y 2 4 3, तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे सिंपली आप 2 × 4 × 3 कर लो। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यहाँ पर आएगा 24 एलिमेंट्स। तो इस एरे के अंदर 24 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या? एरेस को। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे है आपका 3 साइज और यहाँ पे है 4। तो आप जानते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, मतलब यहाँ पर जो रो है वो है तो 1, लेकिन जो इसका इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0 से। तो यहाँ पर 0 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 कॉलम है पूरा, यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है पूरा, यहाँ पर ये सेकेंड कॉलम है और ये है थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से जो आपका 4, इसका मतलब क्या है? 0 से लेकर 3 तक का इंडेक्स होगा और 3 के अंदर 0 से लेकर 2 तक का इंडेक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है x00, ये है x01, x02, x03, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया था। तो जब क्वेश्चन आएगा आपको बताऊंगी ज़रूर से कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे किस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन इनिशियलाइज 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल एरेज। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2D एरे ही है, बट 3D आपको मैंने ऐसे ही समझा दिया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब देखो किस तरीके से हम 2D एरे के अंदर एलिमेंट्स डाल सकते हैं, मतलब इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके होते हैं 2D एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे समझो, मान लो इन टाइप का एक C एरे है जिसका यहाँ पर है 2
रो साइज एंड 3 कॉलम साइज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाएंगे पहले करली ब्रेसेस, इसके अंदर एक और करली ब्रेसेस, ये बनेगा। देखो यहाँ पे 2 रो है, तो यहाँ पर ये होगी आपकी पहली रो, ये हो गई सेकेंड रो। 3 इसके अंदर क्या है, कॉलम्स है, तो यहाँ पर ये पहले कॉलम की वैल्यू है, दूसरे की, तीसरे की, पहले रो में। इसके बाद सेकेंड रो में ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाएगा। अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं तो ये ऐसे बनेगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे बनेंगे आपकी 2 रोज और 3 बनेंगे कॉलम, बन गए। 2 रो है, 3 कॉलम है। अब यहाँ पर देखो, ये आपकी रो नंबर 0 है, रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ऐसे आप समझो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम हो गए। अब देखो यहाँ पर ये आपका है इंट C2 और 3, ये आपका है 2D एरे, ठीक है। तो जो ये वाला एरे, ये जो बॉक्स बनेगा, ये जो ब्लॉक है, इसका बेसिकली नाम क्या होगा, ये होगा C0 0, दोनों 0 होगा। यहाँ पे देखो ये भी 0 और ये भी 0। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा एलिमेंट है, ये बनेगा आपका C0 रो है ना, और फर्स्ट कॉलम हो गया यहाँ पे, तो ये ऐसे बनेगा। ये कौन सा है, ये C बनेगा, ये 0 रो है, मतलब 0 इंडेक्स की रो है, और यहाँ पर ये आपका कॉलम का इंडेक्स 2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा एलिमेंट, ये बनेगा आपका फर्स्ट इंडेक्स, और यहाँ आ जाएगा ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे ये क्या है 1 है, और कॉलम भी 1 है आपका इंडेक्स ऐसे, और यहाँ पे है ये आपका है 1 और ये है आपका 2, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ये इनके एलिमेंट्स बन गए। अब यहाँ पर देखो अब देखो एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, एग्जाम में आपसे पूछेंगे, मान लो ये जो 5 वैल्यू है ये इस 2D एरे के अंदर किस इंडेक्स पे स्टोर्ड है। आपसे ये पूछेंगे कि 5th वैल्यू जो है, ये 5 वैल्यू, ये इस 2D एरे में किस इंडेक्स पे स्टोर है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मान लो C0 2, सेकेंड ऑप्शन है C1 0, थर्ड ऑप्शन है C1 3, और फोर्थ ऑप्शन है C1 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो 5th एलिमेंट है, 5th वैल्यू है, ये इधर है, कहाँ पर C11 पे, तो इसका इंडेक्स क्या है C11, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही एग्जाम में आपको 2D एरे में एलिमेंट्स डले हुए मिलेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, रफ शीट पे ये बना लेना है टेबल सा, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पे स्टोर्ड है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट तरीके से हम 2D एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर है इंट C, यहाँ पे रो का साइज मेंशन नहीं है, सिर्फ कॉलम का साइज मेंशन है, और यहाँ हमने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया। तो ये भी ठीक तरीका है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रो का साइज इग्नोर कर सकते हैं इनिशियलाइज करते टाइम पर। कॉलम का साइज आप इग्नोर नहीं करोगे। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखकर यहाँ कुछ ना लिखूँ तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। बट ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको 2 ब्रैकेट्स नहीं लगाना है तो आप सिंपली एक ब्रैकेट के अंदर भी अपने एलिमेंट्स लिख सकते हो। तो आप जानते हैं यहाँ पर 2 × 3 होंगे 6 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मैंने इनिशियलाइज कर दिए 2D एरे में। क्लियर हो गया। तो यहाँ मैंने इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2D एरे की तरह हम 3D एरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे आपके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप जानते हैं 2 3 6 6 4 24 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे 24 एलिमेंट्स स्टोर करा दिए गए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ बात करेंगे पास एरेज टू अ फंक्शन इन C। किस तरीके से हम एरेज को पास कर सकते हैं फंक्शंस में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पास इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स, तो हम कंप्लीट एरे भी पास कर सकते हैं और इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स को भी पास कर सकते हैं। तो पासिंग एरे एलिमेंट्स टू अ फंक्शन इज सिमिलर टू पासिंग वेरिएबल्स टू अ फंक्शन। जिस तरीके से हम वेरिएबल को फंक्शन में पास करते हैं
उसी तरीके से हम एरे एलिमेंट्स को भी फंक्शन में पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है इंट एज एरे, और यहाँ पर साइज नहीं बताया बिकॉज यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर 2, 8, 4, 12 4 एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे इसका साइज क्या है, 4 है। एज एरे क्या है, एरे का नाम है। अब अगर मान लो मुझे सेकंड और थर्ड एरे एलिमेंट को पास करना है डिस्प्ले नाम के फंक्शन में, तो मैं कैसे करूँगी? मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले फंक्शन, और ब्रैकेट के अंदर मैंने सेकंड और थर्ड एलिमेंट को पास करने के लिए लिखा एज एरे, एरे का नाम, और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट के लिए मैंने फर्स्ट इंडेक्स लिखा बिकॉज यहाँ पे जो मेरा सेकंड एलिमेंट है 8 वो है फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, और जो मेरा थर्ड एलिमेंट है 4 ये है मेरा सेकंड इंडेक्स पे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा और यहाँ पर सेकंड लिखा। तो इस तरीके से मैंने सेकंड और थर्ड एलिमेंट को इस एरे के अंदर पास कर दिया, जैसे हम वेरिएबल्स को पास करते हैं, ठीक है। तो हेयर वी हैव पास्ड एरे पैरामीटर्स टू डिस्प्ले फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर एरे एलिमेंट्स को एज अ पैरामीटर पास किया डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, जैसे हम वेरिएबल्स को पास करते हैं फंक्शन में। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछ सकते हैं क्या इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स को पास करना फंक्शन में बिल्कुल सेम है वेरिएबल्स को पास करने के? तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट है एरे का, देखो पास एरे टू फंक्शंस। अब यहाँ हम कंप्लीट एरे भी पास कर सकते हैं फंक्शन में। तो आप चाहे तो एरे का एक स्मॉल पार्ट मतलब एलिमेंट को भी पास कर सकते हैं और कंप्लीट एरे भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है टू कैलकुलेट द सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स बाय पासिंग टू अ फंक्शन। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पे हम एक फंक्शन के अंदर एरे को पास करेंगे और उस एरे के सभी एलिमेंट्स का सम वो फंक्शन कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हैश इंक्लूड stdio.h फ्लोट कैलकुलेट सम, ब्रैकेट के अंदर फ्लोट नम एरे है, और यहाँ पर ये है हमारे फंक्शन की डिक्लेरेशन। क्या है ये? फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ हमने डिक्लेयर किया कंपाइलर को कि हम फ्लोट टाइप का बनाएंगे एक फंक्शन जो कैलकुलेट सम नाम का होगा और जो एज अ पैरामीटर लेगा एक एरे को, और एरे कौन सा होगा? फ्लोट टाइप का होगा, नम नाम का एरे होगा। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ हमने बनाया इंट मेन, इसके अंदर फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल रिजल्ट नम एक एरे है जिसमें हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे नम एरे का साइज 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो नम एरे इज पास्ड टू कैलकुलेट सम। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट सम नाम के फंक्शन के अंदर नम एरे को पास कर दिया। तो एरे को पास करने के लिए आप सिंपली उस एरे का नाम ही लिख दीजिए ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब हम कंप्लीट एरे को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा और फिर हम उसे प्रिंट कर लेंगे स्क्रीन पर एज अ रिजल्ट। अब यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन दी है, इधर क्या है ये? फंक्शन की डेफिनेशन। तो और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया था, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है और ये है फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैंने फ्लोट कैलकुलेट सम ब्रैकेट में फ्लोट नम बनाया एक क्या एरे, मतलब नम नाम का एरे जो है वो हमने यहाँ पर पास करा है। यहाँ पर फ्लोट सम इज इक्वल टू 0.0। अब यहाँ पे फॉर लूप लगाया है क्योंकि हमारे 6 एलिमेंट्स है तो 6 वैल्यूज़ को हमें सम करवाना है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आई, ये बेसिकली क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आई, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम की वैल्यू पहले क्या है? 0.0, तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0.0 प्लस में नम आई, मतलब नम ऑफ 0। तो नम ऑफ 0 पे क्या है? यहाँ पे 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 इंडेक्स पे है, ये 4th इंडेक्स पे है, ये 5 इंडेक्स पे है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले नम ऑफ 0, नम ऑफ
0 आ जाएगा, बिकॉज आई की वैल्यू हमने स्टार्ट करी है 0 से। तो यहाँ पे नम ऑफ 0 पर क्या है 23.4, तो 23.4 प्लस 0.0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू सम में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर से हम जाएंगे फॉर लूप में, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से और चेक करेंगे क्या आई लेस देन 6 है, अगर है तो फिर से सम इज इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ 1 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम नम ऑफ 5 तक सभी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करवा पाएंगे और फिर हम फाइनली रिटर्न कर देंगे सम को। और जो ये सम है ये रिटर्न होने के बाद कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे कॉल हुआ है, इट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर देगा और फिर वो वैल्यू रिजल्ट नाम की वेरिएबल में आ जाएगी और फिर हम उसे प्रिंट करवा लेंगे स्क्रीन पर। यहाँ पे परसेंटेज .2f का मतलब क्या है, देखो f मतलब आप जानते हो फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हम परसेंटेज f लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर 0.2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगी। अगर नहीं लगाते 0.2 तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 6 वैल्यू आती, मतलब ऐसे आती 1 2 3 4 5 6। आप जानते हैं फ्लोट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिजिट का प्रिसीजन रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जामिनर पूछता है और प्रीवियस पेपर में पूछा भी हुआ है कि अगर आपको एंटायर एरे पास करना है फंक्शन में तो आप बस उस एरे का नाम ही लिखेंगे फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर, एज अ आर्ग्यूमेंट उसे पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने सिर्फ नाम लिख दिया यहाँ पर पूरे एरे को पास करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपसे पूछेंगे कि टू पास एन एंटायर एरे टू अ फंक्शन ओनली द नेम ऑफ द एरे इज पास्ड एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, देखो रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेट सम नम, ये रहा हमारा जो हमने एरे पास किया है एज आर्ग्यूमेंट। नोटिस करो हमने यहाँ पर जो ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसका इस्तेमाल फंक्शन डेफिनेशन में तो किया है लेकिन हम इसे कॉल करते वक्त नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इसका यूज़ किया था। दिस इन्फॉर्म्स द कंपाइलर दैट यू आर पासिंग एन वन डायमेंशनल एरे टू द फंक्शन। तो इस एक ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम 1D एरे पास करेंगे फंक्शन को। अगर मैं यूँ लगाती इस तरीके से तो इसका मतलब होता है कि मैं 2D एरे पास कर रही हूँ फंक्शन में। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एरे से रिगार्डिंग। अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज़ अवेलेबल, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आज की क्लास पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क होंगे और कुछ मैं करवा देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एन एरे इंडेक्स स्टार्ट विद -1 0 1 या 2। होमवर्क क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटायर एरे इज ऑलवेज पास्ड बाय डैश टू अ कॉल्ड फंक्शन। जो एंटायर एरे हम पास करते हैं फंक्शन को वो कैसे पास किया जाता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एड्रेस रिलोकेशन या फिर एड्रेस रीस्ट्रक्चर। तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉल बाय रेफरेंस। तो एड्रेस हमेशा कॉल बाय रेफरेंस के जरिए ही पास होता है फंक्शन के अंदर। मार्क इट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ पर इंट मेन है, इंट ए, यहाँ पे एक एरे है 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने 4 साइज का एक एरे बना दिया जिसका नाम ए है। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। यहाँ पे एक और एरे है इंट बी 4 साइज का एरे है, 4 साइज, ये भी 5 6 7 8। ठीक है, प्रिंट एफ करना है यहाँ पर परसेंटेज डी ए ऑफ 0 और बी ऑफ 0। तो आपको ना अगर नहीं पता कि अगर यहाँ पे साइज नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, तो आप यहाँ पर कंपाइलर एरर करके आ जाएंगे कि भाई ये तो ठीक है लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया, तो ये होगी एरर। बट यहाँ पे इसका आंसर डी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, देखो ए ऑफ 0 पे क्या है, यहाँ पर देखो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 इंडेक्स है। सिमिलरली यहाँ पर 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 इंडेक्स है। तो यहाँ पर ए ऑफ 0 क्या है, 1। तो यहाँ पर 1 इसका आंसर है। और यहाँ पर बी ऑफ 0 क्या है, 5। तो यहाँ पे 5 इसका आंसर है। मतलब यहाँ पर 2 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, दोनों इन टाइप के, बिकॉज इन टाइप का एरे है ये। तो यहाँ पर परसेंटेज डी का इस्तेमाल करा गया है। तो यहाँ पर आ गया 1 और 5। ए ऑफ 0 पे क्या है, 1 है, और बी ऑफ 0 पे क्या है, 5 है। तो यहाँ पर 1,5 प्रिंट हो जाएगा एज अ आउटपुट। क्लियर हो गया। तो आपको इसका ध्यान देना है कि अगर हम साइज नहीं लिखते हैं और एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते हैं तब भी ये ठीक है, मतलब ये एरर नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइज लिखा हुआ है तो ये ठीक है, बट यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन तब भी ये ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ परफेक्टली अलाउड टू स्किप द एरे साइज इफ़ यू आर इनिशियलाइजिंग एट द सेम टाइम। अगर आप इनिशियलाइज भी कर रहे हो सेम टाइम पे तो स्किप कर सकते हो एरे का साइज। और यहाँ पे ए ऑफ 0 मतलब है पहला एलिमेंट इस एरे का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। What happens when you try to access an array variable outside its size? जैसे मान लो आपने कोई एरे बनाया int my array, इस एरे का नाम है my array और साइज है इसका 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर my array 3 को एक्सेस करती हूँ तो ये एलिमेंट मैं एक्सेस कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे माई एरे 5 को एक्सेस करती हूँ, इस एलिमेंट को, ये मैं कर सकती हूँ। क्या मैं माई एरे 6 को कर सकती हूँ एक्सेस? सिमिलरली क्या मैं माई एरे 8 को कर सकती हूँ एक्सेस? तो क्या मैं इन एलिमेंट्स की वैल्यू को भी स्क्रीन पर प्रिंट करवा पाऊंगी? आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में। यहाँ बोला है कि क्या आप किसी ऐसे एरे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं जो साइज से बाहर है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंपाइलर एरर आ जाएगी, 0 आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या फिर सम गार्बेज वैल्यू विल बी रिटर्न्ड। इसका आंसर आप करेंगे होमवर्क में। अगर आपने आज की क्लास समझी है डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे ऑफ एरेज को हम क्या बोलते हैं? मल्टी डेटा एरे, मल्टी साइज एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर मल्टी बाइट एरे। अगेन होमवर्क क्वेश्चन, और मैं चेक करूंगी कमेंट बॉक्स में कौन कौन इसका आंसर करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका आखिरी होमवर्क क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद मल्टी डायमेंशनल एरे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपसे बोला गया है एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, इसमें आपको आउटपुट बताना है। देखो यहाँ पे इंट ARY एरी 3 और 2, ये आपके क्या है? रो का साइज, कॉलम का साइज, और यहाँ पे एलिमेंट्स डाल दिए गए हैं। आप जानते हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 6 एलिमेंट्स, बिकॉज 3 × 2 6 एलिमेंट्स यहाँ पे हम इस 2D एरे के अंदर स्टोर करवा पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 एलिमेंट की वैल्यू भी आ गई है। यहाँ आपको प्रिंटफ करनी है इन 2 एलिमेंट्स की वैल्यू को, ARY 00, ARY 21। तो अगर आपने आज की क्लास समझी है डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है 2 5 1 6 1 5 या फिर 2 और 6। तो यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या आएंगी आपको कमेंट में बताना है। अगर आज की क्लास समझी है तो उसका आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, आप इसका आंसर डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फाइनल पार्ट आएगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगी बाकी बचे हुए टॉपिक्स के, उसमें मैं एरेस के प्रीवियस पेपर के आए हुए क्वेश्चंस और प्लस अपने बनाए हुए क्वेश्चंस कुछ और लेकर आऊँगी। और जो क्वेश्चन आज होमवर्क में दिए उनका कमेंट में आंसर ज़रूर से कर देना ताकि आपको आज की क्लास कंप्लीटली समझ में आ जाए। अगर कहीं भी कोई डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल, वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाती है। तो सी प्रोग्राम की मैं पहली PDF डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने 5 से 6 क्लास की कंबाइंड PDF डाल दी थी, और बाकी क्लासेस की कंबाइंड PDF मैं सी प्रोग्रामिंग ख़त्म होने के बाद डाल दूंगी। अब सिर्फ 2 क्लास रह गई सी प्रोग्रामिंग की, उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगती है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है। डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं और आंसर ज़रूर किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।